नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त की बड़ी खबर, आरुषि और हेमराज की हत्या के दोषी राजेश तलवार और नुपुर तलवार को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। सीबीआई ने फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना। सजा सुनाए जाने के बाद तलवार दंपति को गाजियाबाद की डासना जेल ले जाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह फैसला आ गया है अदालत का, लेकिन इसके बाद क्या आरुषि को इंसाफ मिल गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले। तलवार दंपति के बेकसूर होने के दावे में कितना दम है? लगातार तलवार दंपति और उनके नजदीकी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बेकसूर हैं। क्या बिना सबूतों के सजा देना सही है? क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, यहाँ पर कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इस बात को सीबीआई ने माना है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर ये जो सजा दी गई है, क्या ये सही है? तो ये हैं कुछ अहम सवाल, और आज के इन अहम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। आपको बता दें, हेमराज परिवार के वकील नरेश यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हैं यहाँ पर, और साथ ही तलवार दंपति के दोस्त राहुल मिश्रा जी भी तलवार दंपति का पक्ष हमारे सामने रखेंगे। एनसीडब्ल्यू से जो सदस्य हैं उनके निर्मला सामंत जी, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। नरेश यादव जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज कोर्ट का फैसला आ गया है, उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन तलवार दंपति की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। उनके पक्ष की बातें सीबीआई ने कभी रखी ही नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर सजा सुना दी गई। नरेश यादव जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपको सुन नहीं पा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नरेश यादव जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज बहुत यहाँ कम पहुँच रही है, बहुत कम पहुँच रही है आपकी आवाज। मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप जोर की बोलें या इसकी थोड़ी आवाज बढ़वाएं। नरेश यादव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये, तलवार दंपति लगातार कह रहा है फैसला आने के बाद भी कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। उनके पक्ष की बातें सीबीआई ने कभी अदालत के सामने नहीं रखी। तो आपको क्या लगता है, कई ऐसे सवाल हैं जो ये फैसला आने के बाद भी जिनका जवाब नहीं मिला है? देखिए, वो ये कहते हैं कि सीबीआई ने उनके पक्ष की बात अदालत में नहीं रखी। मैं ये जानना चाहता हूं कि सीबीआई पे आप आरोप लगाते हैं। अरे भाई, सीबीआई को तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आप 5.5 साल पहले ही जेल आपको सजा हो गई होती, उसी समय आप सजा पा गए होते, लेकिन इतना समय लंबा एक आपने खींच लिया। ये सीबीआई की जो कमियां रही हैं, उसकी वजह से आप इतने लंबे समय तक बचते रहे हैं। रहा सवाल कि आपका पक्ष ना रखना, तो आप तो खुद इतने सक्षम हैं, आपने अपना पक्ष यहाँ सीबीआई कोर्ट में रखा, हाई कोर्ट में रखा, सुप्रीम कोर्ट में रखा, तो आपने तो अपना पक्ष सब जगह रख लिया। जो आपके पास सबूत थे वो आपने सब जगह दिखा लिए। तो अब आप ये कहने के हकदार नहीं है कि साहब हम अपना पक्ष रख ही नहीं पाए या सीबीआई ने हमारा पक्ष ठीक से नहीं रखा। ठीक है, तो तलवार दंपति के दोस्त राहुल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश यादव जी, ये जो सवाल आपने उठाए हैं, इनका जवाब मैं उनसे लेना चाहूंगी। राहुल मिश्रा जी, नरेश यादव जी यही कह रहे हैं कि आपके पास पूरा मौका था, आपके पास पूरा मौका था अपनी बात रखने का, लेकिन आपके सबूतों को, जाहिर सी बात है, आपकी बातों को अदालत ने नहीं माना, इसीलिए फैसला लिया। नरेश जी को मैं याद दिलाना चाहूं कि हमने कई बार निचली अदालत में अपने लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, कुछ टेस्ट के रिकॉर्ड मांगे, लेकिन सीबीआई हमेशा उसे छिपाती रही। और जो तथ्य रखे सीबीआई ने, उस पर जो है जज साहब ने आज ये फैसला दे दिया। जबकि कई वरिष्ठ वकील जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की है कि जब कोई एविडेंस नहीं, जब कोई मोटिव नहीं, जब कोई जो है मर्डर का वीपन नहीं, तो ये कैसे जो है 302 का मुकदमा चल गया और 302 का फैसला आ गया? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि जो भी नरेश यादव कह रहे हैं कि ये जो फैसला है वो सीबीआई जीत गई है, हाँ ये जीत गई है, तो ये केवल सीबीआई की जीत है, लेकिन ये अभी सच की जीत नहीं है। सच के लिए हमें थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा और हमें हाई कोर्ट में जाकर। ये सीबीआई की जीत है, लेकिन सच की जीत नहीं, ये तलवार दंपति और उनके नजदीकी लोग, जो आप लोग हैं, वो मानते हैं। वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी हमारे साथ, इसी बात को मैं आगे ले जाऊंगी। आभा सिंह जी, यही जो सवाल है, जो तलवार दंपति को लग रहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ क्योंकि सीबीआई ने कई जगहों पर गड़बड़ियां की, तो
तो अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सीबीआई की तो जीत हो सकती है, लेकिन केस को लेकर न्याय नहीं हुआ है। क्या कहेंगी आप? देखिए, इसमें जीत किसी नहीं होती, न्याय की जीत होती है। और ये ट्रायल जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जाता है, वो बार बार इसलिए क्योंकि सत्य की खोज के लिए, सच्चाई क्या है वह जानने के लिए। और आज जो सामने जिस तथ्यों पे इनका कहना है कि एविडेंस नहीं दिए गए, कोर्ट इनको पूरा समय देता है, इनको भी पूरा समय दिया गया। ये इनफैक्ट हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस भेजा ट्रायल कोर्ट में कि आपका मामला वहां चल रहा है। तो ये नहीं कह सकते बचाव पक्ष की उनको समय नहीं दिया गया। और ये एक केस बड़ा क्लियर कट ओपन एंड शट केस था। नोएडा पुलिस ने 5 दिन में ये कह दिया था कि इसमें डॉक्टर राजेश तलवार ने अपनी बेटी की हत्या की है, नौकर की हत्या की है। लेकिन बाद में उसमें जिस तरह से मीडिया आई, पब्लिक आई और लोग विश्वास करने को नहीं तैयार थे। इसमें कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्या ये वाकई में इतना ओपन और शट केस था? क्या यूपी पुलिस की भूमिका पे सवाल नहीं उठते जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया? और जिस केस का फैसला पूरा का पूरा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर हुआ हो, उसे ओपन एंड शट केस कैसे कह सकते? देखिए नहीं, देखिए वो नहीं, उस वक्त मैं कह रही हूँ 5 दिन में जब ये आ गया था कि तलवार दंपति ने हत्या की है। ये बात जरूर है कि पुलिस ने सबूत सही ढंग से नहीं इकट्ठा किए, क्योंकि उसमें जब क्लियर उनका था कि फोर्स्ड एंट्री नहीं हुई, 4 लोग उस घर के अंदर थे, 2 लोग की हत्या हुई। भारती जो मेड थी उसका स्टेटमेंट था कि घर अंदर से बंद था। सिक्योरिटी गार्ड का स्टेटमेंट सीबीआई ने पुटअप किया कि कोई बाहर से अंदर आया नहीं, कोई वहां मूवमेंट नहीं था। साथ ही साथ जिस तरह से एविडेंस का डिस्ट्रक्शन हुआ 201 का, जिसमें 5 साल की सजा हुई है। उसके अलावा सीबीआई के जो ऑफिसर थे मिस्टर कॉल, उन्होंने कहा बार बार तलवार हमको मिसगाइड करते रहे इन्फॉर्मेशन में। आबादी इसी सीबीआई ने यह भी बोला कि इसी सीबीआई ने कोर्ट में आके बोला कि कृष्णा ने नौकरों बाहर से आए हुए कुछ लोगों ने जो है इस पर हत्या की, उनका इकबालिया बयान है। नार्को में उन्होंने यही बात कही। आबादी मैं केवल एक सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं, जो सीबीआई 5 साल से ये केस देख रही है, आज तक उसने कोई मर्डर वेपन नहीं लाके दिया, कोई मोटिव नहीं बताया। आप जो कह रहे कि भारती का बयान तो ये कहता है कि सीबीआई ने जो हमसे बुलवाया वो हमने बोल दिया। कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, ये कोर्ट के रिकॉर्ड पर है कि भारती ने कोर्ट में आके बोला, मजिस्ट्रेट के सामने आके बोला कि जो हमसे बुलवाया गया वो हमने बोल दिया। आप जवाब ले लेते जी। आप मेरी बात सुनिए, देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए कि जो आप कह रहे हैं सीबीआई की सिर्फ जो टीम 1 थी, आज ये इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि ये टीम 1 ने कैसे उन 3 नौकरों को बोला कि उन्होंने हत्या की थी, और बाद में 90 दिन के अंदर टीम 1 ने चार्जशीट नहीं प्रोड्यूस की, ताकि इसलिए ये तीनों नौकर जो थे कृष्णा और विजय मंडल, ये सब बाइज्जत बरी हुए। ये चीज संशय लाता है, आज लोगों के मन में दुविधा डालता है ऐसा क्यों हुआ। और वो भी बिल्कुल जैसा आपने कहा आभा जी, सीबीआई की 2 टीमें बिल्कुल अलग अलग बातें कहती हैं, और उसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर जब यहां तक पहुंचा जाता है और तलवार दंपति से संतुष्ट नहीं, तो सवाल यही, क्या आरुषि को इस फैसले के बाद भी इंसाफ मिला? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और कुछ और मेहमान जुड़े हैं। तलवार दंपति के वकील सत्यकेतु सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अभी चर्चा में नरेश यादव जी ने यह बात कही, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आधार जिसको कोर्ट ने देखा वो ये कि घर में 4 लोग थे, 2 की हत्या हुई, 2 और जो मौजूद थे, उसके अलावा कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। इस बात को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग नहीं समझा पाए और यही चीज तलवार दंपति के खिलाफ गई। ऐसा है कि ये जो परसेप्शन है कि 4 ही लोग थे, ये बात गलत है। सीबीआई ने जो अपनी एविडेंस कलेक्ट करी है, हमारी तो बात छोड़ दीजिएगा, सीबीआई की एविडेंस जो कलेक्ट की है उसी के अंदर ये है कि 4 के अलावा 3 लोग और थे। जैसे मैं उदाहरण दूं, 161 का बयान मिस्टर के गौतम का लिखा हुआ है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि मैं जब हेमराज के कमरे में गया था तो वहाँ पर जो बेड था उस पर 3 डिप्रेशन के निशान थे, अर्थात 3 व्यक्ति वहाँ पर बैठे थे, गिलास वहाँ रखे हुए थे, 3 शराब की बोतल थी, और जो वहाँ का टॉयलेट था उन्होंने ये कहा कि सब वो इतनी बुरी तरह से इस्तेमाल किया हुआ है कि जैसे किसी ने फ्लश नहीं किया। इसके साथ फिर सीबीआई के ही अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अनुज आर्य, उन्होंने नलिनी सिंह जी से खुद जो है अपना स्टेटमेंट लिया है और उनसे पूछा था कि क्या उस समय पर क्या चल रहा था रात को 11 बजे के बाद आपके चैनल पर, क्योंकि नलिनी सिंह जी जो हैं एक नेपाली चैनल चलाती हैं। तो वहाँ उन्होंने ये कन्फेस किया था अपना कि उस समय 11 बजे के बाद हम तीनों जो हैं हेमराज के कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और पॉपुलर सॉन्ग्स जो नेपाली चैनल पे आ रहे थे वो हम देख रहे थे।
नलिनी सिंह जी का वो स्टेटमेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो इसकी तरफ एस्टेब्लिश करता है कि ये दलीलें तो आपने कोर्ट के सामने भी रखी थी, लेकिन कोर्ट आपसे कन्विंस नहीं हुआ। नहीं, कोर्ट के सामने रखने का फायदा इसलिए नहीं था कि कोर्ट ने वो दलीलें के सपोर्ट में जो एविडेंस रिकॉर्ड पर हमने एप्लीकेशन दी थी कि नलिनी सिंह जी को एज विटनेस प्रोड्यूस किया जाए, उसको एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। तो जब कोर्ट के सामने वो मेटेरियल नहीं आया, बल्कि मेरा और कहना ये है कि क्लोजर रिपोर्ट जब फाइल होती है, चार्जशीट फाइल करने के बाद तो प्रोसिक्यूशन जो है वो चूज कर सकता है कि हम 100 विटनेस हैं तो उसमें से 50 देंगे। आप क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। अब आप अदालत के ऊपर जो निर्भर रहना चाहते हैं, तो अदालत को आपका ये जो है लीगल ऑब्लिगेशन है कि जितना मटेरियल आपने इकट्ठा किया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सारा कोर्ट के सामने दें। उसके अंदर नलिनी सिंह जी का भी स्टेटमेंट है, उसके अंदर अनिल राज जो है वो भी ये कह रहे हैं जितना मटेरियल इकट्ठा किया गया था वो भी सारा का सारा सामने नहीं लाया गया, दिया, सेलेक्टिवली दिया गया। इन सब बातों का जवाब मैं लूंगी। नरेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कुछ और मेहमानों को भी हम शामिल कर लेते हैं। एनसीडब्ल्यू सदस्य निर्मला सामंत जी हमारे साथ है। निर्मला जी, सवाल यही कि तलवार दंपति बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि सीबीआई की पहली टीम जिसने जो कुछ बातें रखी और उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, और दूसरी टीम जिसने इस मामले को यहां तक पहुंचाया, सीबीआई ने खुद ही इस मामले की जांच जितनी इनकंसिस्टेंसी के साथ की है, उसके बीच में क्या न्याय मिल सकता है? आप क्या कहेंगे? मैं कल से यही कह रही हूं कि आज जो उनको पेनल्टी मिली है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसे कोई सीबीआई ने के पास पेश सबूत किए होंगे जज साहब के सामने कि जज साहब को सिवाय कि जो डबल मर्डर केस है उसमें एक तो था कि डबल मर्डर हो गया है, लेकिन एग्जैक्टली किसने किया, क्या किया, इट्स अ मैटर ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। उसमें डिफेंस में जो जिन्होंने भी जो सबूत किए होंगे वो इतने प्रूफ नहीं हुए होंगे, इसलिए जज ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्विट किया है। अब एग्जैक्टली अगर उसमें बहुत सारी सीबीआई की इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, ये सब लोग आज इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। यही सीबीआई जब क्लोजर रिपोर्ट करता है, इसका मतलब है उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। और जो डिफेंस लॉयर कह रहे हैं कि बाद में जब वापस रीट्रायल स्टार्ट हो गया तब उसी मटेरियल के ऊपर जज को कन्विट करना पड़ता है। सो मेनी पॉइंट्स जो अपील में इसके ऊपर डिबेट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या हुआ है कि निर्भया के केस में, निर्भया के ग्रूसम मर्डर के बाद कम से कम उसके माता पिता थे, तो उनको ये लगा कि जस्टिस इज डन। इसमें ऐसा केस है कि आरुषि का भी ग्रूसम मर्डर हो गया, वो भी नहीं है, तो वो उसको हम कन्वे नहीं कर सकते कि जस्टिस मिला है, बिकॉज इट्स सो सैड, इट्स सो अनफॉर्चुनेट दैट अ गर्ल इज नो मोर देयर। सबसे नजदीक से जो जुड़े हैं आरुषि के माँ बाप, वो खुद कह रहे हैं कि कई ऐसी बातें जिससे नजरअंदाज की गई, जिस वजह से नहीं लगता कि न्याय मिला है। हमारे साथ तलवार परिवार की दोस्त मासूमा रानलवी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। मासूमा जी, आपसे जानना चाहूंगी ये कितनी बड़ी चुनौती है? बिकॉज तलवार दंपति ने ये तो कहा है आप लोगों ने कि आप लोग आगे जाएंगे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन बात यह है कि जो चीजें आपकी तरफ से सामने आ रही हैं ये शायद कोर्ट में भी रखी गई होंगी। ऐसे में आगे अदालत में जाना, इन्हीं चीजों को रखना आपको क्या लगता है भरोसा करेगा आगे का जो न्याय प्रणाली है, जो बातें आप कह रहे हैं उन पर? पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो कल वर्डिक्ट आया और जो आज सेंटेंसिंग हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही दुखदायक है। मैं तलवार परिवार की सदस्य, फैमिली मेंबर नहीं हूँ, लेकिन उनसे ये केस के बाद जुड़ी हूँ, और मैं इसलिए जुड़ी हूँ उनके साथ क्योंकि मैं आरुषि की सहेली, मेरी बेटी थी फिज़ा, और मैंने इस बच्ची को बड़े होते हुए देखा है। और जब इस बच्ची की हत्या हुई तब मैंने इस परिवार से मुलाकात की, और एक माँ होने के नाते मैंने इनका दुख महसूस किया। और उसके बाद से जिस तरह से नोएडा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, मैंने पूरा ये कारवां देखा है, और जिस तरह से ये मासूम कपल को इम्प्लिकेट किया गया है, फ्रेम किया गया है, ये पूरा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं पहले दिन से लेकर आज तक ये मेंटेन कर रही हूँ कि ये इनोसेंट है, इनको फ्रेम किया गया है। और ख़ास तौर से जिस तरह से सीबीआई ने जो केस लड़ा है, जो एविडेंस के हिसाब से उन्हें लड़ा है, यहाँ पर लॉयर लोग हैं, वो आपसे बताएंगे कि इतनी सारी बातें थी जो उन्होंने अलाउ नहीं की है कोर्ट में। जो मुद्दे
तलवार ने रेस किए हैं, जो उनके जो एविडेंस को उन्होंने काटा है, वो सब बातें उनको अलाउ की नहीं है। तो ये जो वर्डिक्ट आया है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनजस्ट है, और इस लड़ाई को हम आगे ले जाने वाले हैं। ये अपील होने वाला है। और मासूमा जी, आप उनकी पारिवारिक दोस्त रही हैं, तो आपका ये नजरिया एक पक्षीय भी हो सकता है। आखिर बड़ा सवाल ये उठता है कि सारी चीजें अदालत एक पक्षीय यानी एक नजर से, सिर्फ सीबीआई की नजर से कैसे देख सकता है, पहली बात। और दूसरा, अभी आपने ये अदालत के फैसले पर शर्मनाक शब्द का इस्तेमाल किया, ये आपका निजी है। हम दुखदायक रहा ये हम मान सकते हैं, लेकिन ये शर्मनाक वाली बात आपकी निजी है। शर्मनाक वाली बात मैंने इसलिए रखी क्योंकि ये बताइए आप मुझे, ये एक क्रिमिनल ट्रायल है, और क्रिमिनल ट्रायल में हमारा कहना है कि हम नहीं, आप बात एबीपी न्यूज के हिसाब से हम आपकी इस चीज से सहमत हम नहीं है, कम से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका नजरिया है, आप सहमत हो या नहीं हो। विजय जी, मैं जोड़ना चाहूंगा इस पर आपको कि जब सीबीआई केवल वही फैक्ट्स रखेगी अदालत में जो उसके फेवर में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अदालत जो है एक पक्षी फैसला ही देगी ना। नहीं, लेकिन क्या इस तरह से होता है? हमारे साथ 5.5 साल इतने मौके मिले होंगे ना। सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सत्यकेतु सिंह साहब, आप तलवार दंपति के लॉयर हैं, ये जानना चाहूंगी आपसे, ऐसा होता है अदालत में क्या कि मतलब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, सीबीआई से इसमें गलतियां भी हुई हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पक्ष को अदालत सुने और उसी का संज्ञान लेती रहे? आप लोगों ने भी तो उतनी ही दृढ़ता के साथ अपना जो पक्ष है वो रखा होगा। ऐसा ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे इस जुडिशियल सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ऐसा करते हैं, एक तरफा फैसला कोई पहली बार नहीं आया ऐसा। बहुत से मैटर्स में आया है, उसमें मैं उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा। ये अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपनी कॉम्पिटेंसी होती है, अपनी अपनी समझ होती है। तो जज साहब ने अपने स्वभाव और अपनी कॉम्पिटेंसी के मुताबिक जो किया है। लेकिन सिंह साहब, आपको क्या लगता है, ये जो सीबीआई ने जो केस बनाया पूरा और अल्टीमेटली इस पर आज फैसला आया है, इसमें वो कमी क्या रही, सबसे बड़ी कमी क्या रही जो आपको लगता है कि साफ तौर पर आपके मुताबिक तलवार दंपति को बेगुनाह साबित करती है और ऐसा हुआ नहीं? सबसे बड़ी कमी इसके अंदर ये है कि जितने ये सर्कमस्टांसेस बताए जाते हैं, 1 2 3 4 जितनी गिनती बताई जाती है, मैंने कैलकुलेट करके देखा है कि जो कॉल इनके आई थे उनके हिसाब से इसमें 29 पॉइंट आते हैं, जो जिन्हें कहते हैं कि इंक्रीमेंटिंग सर्कमस्टांसेस है। उनका आपस में कहीं कोई मेल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि वो चेन बननी चाहिए और अनब्रेकेबल नेचर की बननी चाहिए, और वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई एक उदाहरण आप देख सकते हैं? कोई एक उदाहरण एक उदाहरण में जैसे आपको ये दूं कि ये बताया इन्होंने कि जिस समय पहला वार किया गया है हेमराज के ऊपर, उस समय हेमराज जो है वो आपत्तिजनक अवस्था में उस कमरे के अंदर था उसके ऊपर। और डॉक्टर्स का कहना यह है कि वो जो उससे इस पे हमला किया गया था गोल्फ स्टिक से, उनके मुताबिक वो फैटल नेचर का था, यानी कि उसमें चोट लगते ही आदमी ढेर हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, हिल नहीं सकता है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है सिर के अंदर उस जगह पर, क्योंकि वहाँ मसल्स नहीं होती हैं। एक बूंद रक्त भी उस कमरे के अंदर किसी कपड़े पर नहीं है, तकिए पर नहीं है, चादर पर नहीं है, फर्श पर नहीं है। उसके बाद घसीट के ले जाते हैं, 60-65 फीट की लंबाई तक वो घसीट के ले जाते हैं, चादर में डाल के ले जाते हैं। उसमें कहीं एक बूंद ब्लड, ऐसा कौन सी जो है टेक्निक डेवलप हो गई है कि 2 रंग, कोई अलग अलग रंग का खून तो था नहीं। आरुषि के, उसका शरीर आरुषि के शरीर के ऊपर ही तो गिरा होगा। हाँ। दूसरी एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर, एक बात ही आपने कही, नरेश यादव जी से मैं इसका जवाब देती हूँ। नरेश यादव जी, आपने सुना ये इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज जो कि काफी बड़ी साबित होती हैं, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि कोई ठोस सबूत नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अगर डॉक्टर ये कह रहा है कि हेमराज की हत्या उसी वक्त हुई, खून अगर निकला उस वक्त खून बहा, तो कैसे हो सकता है कि खून का एक कतरा भी हेमराज का कमरे में ना मिला हो? और सिलेक्टिव क्लीनिंग कैसे हुई, ये सवाल भी पूछा है तलवार दंपति ने। देखिए, तलवार दंपति को सवाल करने का अधिकार है, लेकिन सवाल करने से पहले वो सवालों के जवाब देने की भी उनके पास क्षमता होनी चाहिए। मेरा पहला सवाल उनसे, मेरा सबसे पहला सवाल उनसे और उनके वकील साहब से ये है कि जिस वक्त नोएडा पुलिस अपने काम को अंजाम देने के लिए आपके घर पहुंची, तो आपने उनको उनके कार्य में बाधा पहुंचाई, उनको उनका कार्य करने से रोका। ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइल कह रही है, ये रिकॉर्ड कह रहा है। ये रिकॉर्ड की बात मैं करता हूं। कौन सी बाधा पहुंचाई, वो बाधा भी तो बताइए, क्या बाधा पहुंचाई, कौन सी बाधा पहुंचाई? आपने कहा कि जाइए
आपने कहा कि सीन ऑफ क्राइम को कलेक्ट करने की बजाय आप नौकर हेमराज को तलाश करिए। और पुलिस हमारे कहने यूपी पुलिस, आप किसी राज्य की पुलिस पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि वो तलवार जैसे लोग के कहने पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के उनकी बात मान के वो चली गई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य की पुलिस अब इतनी जो है इनकम्पिटेंट है कि वो किसी मर्डर के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है और वहां के लोग मेरी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी कौन है, तलवार या पुलिस? ये बताइए कि अगर पुलिस ने लापरवाही की है तो उसकी सजा तलवार को देंगे, सीबीआई ने लापरवाही की है तो उसकी सजा तलवार को देंगे। वहां पहुंचती है तो आप उसके काम को अंजाम पर नहीं पहुंचा। पुलिस को किसने रोका? ताला तोड़ने से रोका, तलवार ने रोक दिया तो उन्होंने जो है रोक दिया काम पर पुलिस को सूचना देनी। नरेश जी, ये आप एक चीज बताइए कि यूपी पुलिस क्या इतनी जो है इनकॉम्पिटेंट है कि तलवार ने उनको रोका और वो काम करने के लिए रुक गए? मान लीजिए तलवार कहते कि ठीक है भैया आप जाओ, ये कितनी जायज बात आप कर रहे हैं? इतने बड़े वकील हो के आप कैसी बात कर रहे हैं? नरेश यादव जी सवाल उठा रहे हैं, पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश सवाल उठा रहे हैं। आप एक बात तो बताइए, क्या मैनेज किया? एक जवाब दीजिए। सारा मैनेज करते करते वो जेल चले गए, सभी यूपी पुलिस ने भी जेल भेज दिया, सीबीआई को भी मैनेज कर रहे थे तो वो भी जेल चले गए। मतलब इस तरह के वो नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस देश की जो जुडिशियल सिस्टम पे उंगली उठाने का काम करते हैं। जुडिशियल सिस्टम पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सीबीआई पे उंगली उठा रहा हूँ। पूरा देश सीबीआई पे उंगली उठा रहा है, पूरा देश सीबीआई के काम को उंगली उठा रहा है। आज आरुषि और हेमराज की आत्माओं को इंसाफ मिला है और ये आरुषि को इंसाफ नहीं मिला है सर, ये आरुषि का इंसाफ नहीं है जो आप 13 साल की बच्ची पर ऐसे मनगढ़ंत और बेबुनियाद जो है आरोप लगाकर केस बना दिए हैं। ठीक है, तो ये आरुषि को इंसाफ नहीं। नरेश यादव जी डरिए कम से कम उस चीज से। नरेश यादव जी पूरी ईमानदारी के साथ अदालत नहीं, नरेश यादव जी दुनिया के सामने रखा है। ठीक है, आप हेमराज परिवार की तरफ से वकील हैं और जो फैसला है वो पक्ष में आया है आप लोगों के, तो जाहिर सी बात है आप उस नजरिए से उसको देख रहे हैं। लेकिन इसका एक और पहलू है, वो सवाल मैं आभा जी के पास ले जाना चाहूंगी। आभा जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ठोस कोई एविडेंस यहाँ पर नहीं था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर यह मामला इतना आगे जाकर के इसमें फैसला हुआ है, सवाल इस पर भी उठ रहा है। देखिए, अगर आप देश की न्याय प्रणाली देखिए तो 60% एक्यूज छूट जाते हैं क्योंकि हमारी चार्जशीट सही ढंग से नहीं फाइल होती, हमारे सबूत कोर्ट के सामने सही ढंग से नहीं लाए जाते। तो ये केस भी उन्हीं में से एक है। बिल्कुल सही है कि यूपी पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, लाश छत पे पड़ी रही 2 दिन तक, वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक नहीं देखने गए। तो ये पुलिस ने बिल्कुल ये एग्जाम्पल है केस का कि किस तरह पुलिस ने सबूत सही नहीं इकट्ठे किए और इसीलिए ये सीबीआई को टाइम लगा, इसको 5.5 साल लग गए। और आज जो इतने सवाल उठ रहे हैं इसलिए उठ रहे हैं कि अगर उस वक्त सही ढंग से फोरेंसिक एविडेंस सब इकट्ठे किए गए होते तो हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि विदेशी फोरेंसिक लैब में भेजा जाए, ये सारा जो ब्लड स्टेन जो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पा रहे उसे फोरेंसिक के लिए विदेश भेजा जाए। सवाल यही है कि अगर सबूतों को सही तरह से नहीं इकट्ठा किया गया, जांच में दिक्कतें आई, इनकंसिस्टेंसीज बढ़ती गई, तो फिर क्या उसका खामियाजा आखिर में भुगतना पड़ा तलवार दंपति को? और क्या आरुषि के साथ इंसाफ हुआ? निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर मौजूद हर मेहमान तकरीबन इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि सीबीआई की तरफ से जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें भारी कमियां रही। आपको लगता है उन कमियों का खामियाजा तलवार दंपति को भुगतना पड़ा? देखो, जज साहब ने जजमेंट दिया है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। जो भी जजमेंट दिया है वो सही दिया है। आरुषि की हत्या हो गई है और हेमराज की भी हत्या हो गई है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर जज साहब को जजमेंट देना पड़ा। अगर आरुषि के माता पिता को उसको चैलेंज करना है वो चैलेंज कर सकते हैं। सीबीआई का तो मैंने पहले ही कहा था कि इसी सीबीआई ने पहले क्लोजर रिपोर्ट किया था कि मर्डर हैज टेकन प्लेस, बट किसने किया वो पता नहीं है। इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में उन्होंने ज़्यादा कोई प्रूव नहीं किया, पता नहीं उन्होंने और क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में अभी मैं नहीं जाना चाहती हूँ। दंपति को अगर लगे कि इसके ऊपर सीबीआई ने दोबारा जब ये केस को इनिशिएट किया
तो क्या लैप्सेस हो गई, दे कैन गो इन अपील। वो चीजें आप समझती हैं कि वो सारी की सारी चीजें जो हैं, लेकिन वो जो जज ने वो कह रहे हैं, आप जो जज का फैसला है वो आप सही मानती हैं, जज के पास कोई चारा नहीं होगा उनके आधार पर ये चीजें जो हैं ये आप सही मानती हैं जो फैसला है। लेकिन सीबीआई की भूमिका पे सवाल उठे। नरेश यादव जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है भले ही लोअर कोर्ट में जो फैसला आया आप लोगों के पक्ष में आया, लेकिन ये सवाल उठेंगे जहां जिस तरह से सबूत ढंग से कलेक्ट नहीं हुए या सीबीआई की भी इसमें जो दोहरी भूमिका सामने आई है, ये चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे और अब तो तलवार दंपति ने साफ कर दिया कि ये उस मामले को आगे तक ले जाएंगे। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, ये होनेबल हाई कोर्ट में जाएं, होनेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएं। इससे पहले भी ये जितने भी सीबीआई कोर्ट के आदेश हैं उनको लेकर के होनेबल हाई कोर्ट और होनेबल सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वापसी कर दिया कि जाइए, और इनकी किसी भी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए पुलिस ने जांच की तो पुलिस ने भले ही इनको कुछ लाभ दिया हो, सबूत मिटा पाए हो ये, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने इनको ही गिरफ्तार किया। रहा सवाल सीबीआई का, तो सीबीआई की पहली टीम ने इस मामले में नौकरों को क्लीन चिट दी जिनको इन्होंने फंसाने का पूरा प्लान कर दिया। अब दूसरी टीम का मामला आ जाता है, तो दूसरी टीम ने जो है इन पर ही पूरा का पूरा मामला जो पाया है उसको कोर्ट में रखा है और अदालत इंसाफ करती है। ऐसा नहीं है यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो सीबीआई के वकील हैं, दूसरे पक्ष के वकील, वो ये चीज लगा रहे हैं कि आपने हर तरफ गुहार लगाई, आपने सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ अर्जियां दी, हाई कोर्ट में दी, सीबीआई की अदालत में मामला चला, लेकिन कहीं भी क्या ऐसा हो सकता है कि पक्ष बिल्कुल आपका सुना नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना गया, कहीं कहीं किसी से भाग भी होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी लेटेस्ट जजमेंट किया इनके बारे में, उसमें जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, ये जो सेल्विक जजमेंट के बाद नॉर्को टेस्ट के बारे में, उन्होंने ये कहा कि साहब के ये डिले कर रहे हैं इसको ट्रायल को, और ये कह के मेरिट पर सुनने से मना कर दिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। तो बहुत सी बातें ऐसी रही हैं, मतलब यहाँ पर इस पूरे के अंदर हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी, बल्कि सीबीआई ने दुर्भाग्य डिले शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया। तारीफ की बात यह है कि पूरे ट्रायल में एक दिन भी, जितनी बार भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये लोग, ट्रायल रुका ही नहीं है। तो डिले किस चीज़ की हो गई है? तो सीबीआई ने जिस तरह से इस केस को कंडक्ट किया, सीबीआई की भूमिका पर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मासूमा जी, मेरे पास वक्त कम है, मैं आपसे अंत में ही जानना चाहूंगी कि आप लोग इस मामले को आगे ले जाएंगे, हाईकोर्ट में ले जाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है रास्ता कितना मुश्किल भरा है? क्योंकि यही सब दलीलें लोअर कोर्ट में दी गई और फैसला तलवार दंपति के पक्ष में नहीं रहा, और फिर एक माहौल भी बना हुआ है, एक परसेप्शन भी बना हुआ है, और इस वक्त पे आपकी साइड ऑफ द स्टोरी को सामने लेकर आना, उसका क्या असर पड़ेगा? आप क्या लगता है आपको? लड़ाई तो बहुत बहुत कठिन होने वाली है, लेकिन हम लड़ने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, डे वन से ये एक जिस तरह से हमारे देश की मीडिया है, और मीडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से हर एक चैनल पर अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के अफवाहें, अलग अलग तरह के जो फिक्शन है जो उठाए गए हैं, तो एक पब्लिक परसेप्शन जो पूरा बन गया है पिछले 5 सालों में, और उसमें इतना सारा झूठ और मिला हुआ है कि हम उसको मिटाना अब बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मीडिया ने तो कोई तथ्यों से कौन सी छेड़छाड़ की? मीडिया पर आप हर चीज मीडिया पे ला दें। मीडिया का दोष जो रिपोर्टिंग थी, वो जो कोर्ट ने कहा, रिपोर्टिंग पे कोई रोक तो लगाई नहीं थी, जो रिपोर्टिंग थी लेकिन इस तरह के सवाल जो है लगातार उठते रहेंगे, क्योंकि आगे भी ये प्रक्रिया जो है वो चलेगी। वक्त मेरे पास, माफ कीजिएगा सर, इतना ही है, तो कार्यक्रम को हमें यही खत्म करना पड़ेगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, लेकिन तलवार दंपति ने साफ किया कि इस फैसले के बाद भी आगे वो जाएंगे, तो अभी देखना होगा ये केस और आगे किस तरह से बढ़ता है लोअर कोर्ट के फैसले के बावजूद। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।